जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। हम लोग कल पढ़ रहे थे एनसीईआरटी 6 क्लास की भूगोल के बारे में। आज उसी का अध्याय 2 देखेंगे आज हम लोग। आज है ग्लोब ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दे रखा है, विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि विषुवत वृत्त होते क्या हैं। मान लीजिए जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, इसका कुछ आकार इस तरीके से है, बिल्कुल गोल नहीं है। तो विषुवत वृत्त इस तरीके से वृत्त बनाए हुए, इस तरीके से जो वृत्त बने हुए हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये वाला जो मिड वाला है, ये वाला, ये जो हम बहुत ज़्यादा मोटा कर दिए हैं, ये इसको क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त 0 अक्षांश। ये कितना है? 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत वृत्त जो है ये वाला मिड वाला, इससे ध्रुवों की ओर, ध्रुव कहाँ पे है? ऐसे देखो, पृथ्वी है, फिर से एक बार देखेंगे, ऐसे पृथ्वी है, तो ये ध्रुव हो गए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ऐसे करके जाने पर इनके बीच की दूरी जो होती है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। तो आकार तो ये जितनी बड़ी रेखा है उससे ये कम है, उससे कम ये है और उससे कम ये है, तो इनका आकार तो घटता है। तो यानी पहला कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। अगला कथन दे रखा है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। देशांतर नहीं कहते हैं, देशांतर नहीं कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अगले व्याख्या है, कथन केवल एक और दो शब्द हैं। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश या अक्ष, बात एक ही है, अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त के दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है, अंशों में मापा जाता है। आगे दे रखा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है, यह पृथ्वी पर कोई वृत्त खींचा हुआ नहीं है, इसको हम लोगों ने एक काल्पनिक वृत्त मान रखा है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है, यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब ये बताइए, कह रहा है कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरीय ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। देखिए, हम आपको बता दें, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ये वाली जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक। उसके बाद में दक्षिण की ओर जब आप यहाँ पे एक खींचेंगे रेखा, ये 0 हो गई। उसके बाद में ये वाली जो है 23.5 डिग्री पे, 23 डिग्री 1/2 डिग्री लिख लो इसको, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। और ये क्या बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं ध्रुव, दोनों। अब ये 23.5 डिग्री अगर दक्षिण में रेखा जो खींची गई है उसको जानते हो क्या कहते हैं? उसको मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा, ये मकर रेखा हो गई। और 66.5 डिग्री यहाँ पे 66 डिग्री 1/2 करके जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा है। इसी तरीके से ऐसे कर दी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा ही यहाँ पे हमारा भारत स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जैसे कि मित्र पर गमछाधार, इस तरीके से ट्रिक है, याद कर लीजिए। उसके बाद में 66.5 डिग्री जब ऊपरी गोल जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, तो इसको क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव और व्रत। ये कितनी? 66.5 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 66.5 डिग्री आप देख लीजिए, क्वेश्चन को आपको करने में आसानी हो जाएगी। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा कहाँ? उत्तरी
साइड पाई जाएगी। और कितनी 23.5 डिग्री कहाँ? उत्तरी। मकर रेखा 23.5 दक्षिण। उत्तरी ध्रुव व्रत 23.5 उत्तरी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री उत्तर में। और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिण साइड में 66.5। आराम से मिला लीजिए इसको। पहले का 2 में, पहले का ए का 2 और बी का 3 और 3 का सी का कौन सा है? 4 और इसका 1, यानी कि 23 41 23 41 23 41। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आइए देखते हैं व्याख्या इसकी, देख लेते हैं। व्याख्या है विषुवत व्रत 0 अक्षांश, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, यानी कि 90 डिग्री जो होता है जैसे कि ऐसे, ये जो है इसको क्या कहते हो? 0 अंश। 0 अंश से यहाँ से ये 90 डिग्री का जो कोण बनता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 अक्षांश रेखाएं और भी हैं। 4 अक्षांश रेखाएं और भी हैं। पहली, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत व्रत में 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत आर्कटिक व्रत, जबकि विषुवत व्रत में 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत अंटार्कटिका व्रत है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? पहला है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा एवं विषुवत व्रत के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। दोस्तों, अगर ये हमारी क्लास थ्योरेटिकल होती तो हम आपको फिर से विस्तार से बताते, परंतु हम बताने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि मेरी जो है ना आदत है बिना समझाए क्वेश्चन रटाना मेरी आदत कभी नहीं रही है। हम हमेशा से यही सोचते आए हैं कि क्वेश्चन को समझा जाए, जिससे एक बार पढ़ा जाए और वो हमेशा याद रहे। देखिए दोस्तों, ये जैसे कि हमारी पृथ्वी थी, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। आगे कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। अब ये हमने आपको बताया था 23.5 और 23.5 डिग्री ये हो गया, और 23.5 डिग्री ये इधर, ठीक। उसके बाद में ये 66.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री, ठीक। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, और इधर ये वाला क्षेत्र, ठीक। इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कहते हैं, शीतोष्ण। ये शीतोष्ण हो गया। और जो ये वाला क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र है, ये इतना, ये वाला, कलर बदल देते हैं। अब ये वाला जो क्षेत्र बचा हुआ है, ये 66.5 के बाद वाला, इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शीत। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शीत कटिबंध। इसको शीत कटिबंध कहते हैं, यानी ये भी शीत कटिबंध हो गया, ये भी शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध, ठीक। और अब जो बचा है ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। इस वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। ग्राफ याद कर लीजिए, देखिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा वाला इधर उत्तरी और दक्षिणी दोनों 23.5 डिग्री के बीच की जो है उसको उष्ण कहते हैं, उष्ण कटिबंध। सबसे जब बाहर चले जाओगे ध्रुव की तरफ यहाँ, तो सबसे ज़्यादा ठंडी पाई जाएगी, तो क्या हो जाएगा? शीत। यहाँ क्या हो जाएगा? शीत। और शीतोष्ण, हल्की ठंडी और हल्की गर्म कहाँ मिलेगी? ये वाले क्षेत्र में। इन वाले क्षेत्र में हल्की ठंडक भी होगी, हल्की गर्मी भी होगी। यहाँ का तापमान बहुत गर्म रहता है, ये वाला यहाँ का तापमान बहुत गर्म रहता है। ये वाला तापमान गर्म और ठंडा रहेगा। यहाँ शीतोष्ण, यहाँ ठंडक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडक नहीं होती है, लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ कम होती है। ये गर्म ठंडा रहता है। तो आइए अब समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। और कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। अभी हमने आपको बताया क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। व्याख्या देख लीजिए अब। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार
दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की ओर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, तो इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अगला है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। क्या सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है? अब ये बताइए, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? ये वाली अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो सीधे बनाई जाती हैं ऐसे करके, ये देशांतर रेखाएं होती हैं, जो खड़ी खड़ी होती हैं। तो देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, क्या एक ये जो अक्षांश रेखाएं इनका आकार समान रहता है? नहीं समान रहता है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या यह गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आओ आगे देखते हैं। केवल एक सही है उत्तर में। व्याख्या देखते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशीय रेखाओं का आकार घटता चला जाएगा, वहां तक जीरो हो जाएगा, घटता चला जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त से दक्षिण की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर स्थित सभी देशांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। 1.111 होती है, 111.11 होती है। फिलहाल आपसे पूछा इतना ही जाता है, तो आप 111 याद रखिए, इतना ही सही है। NCERT इतना देती है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा है, उसको क्या कहते हैं? देशांतर यामोत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतरी यामोत्तर रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त नहीं। देशांतरी यामोत्तर रेखा का मतलब ये हो गया, जो ये वाली रेखा है बीच में खींची जाती है, इसकी बात की जा रही है। व्याख्या करते हैं, देखते हैं दोस्तों। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा, ये जो रेखा है, जोड़ने वाली रेखा को, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर रेखाएं कहते हैं। देशांतरी यामोत्तर रेखा कहते हैं। अब देशांतरीय रेखाएं आपको पता चल जाएंगी। किसी भी स्थान की सही स्थिति जानने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होता है कि उत्तरी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरी यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर किन स्थानों की दूरी कितनी है। यह दोस्तों हम लोगों को दूरी बताने का काम करती है। देशांतरी और समय, देशांतरी जो होती हैं समय को बताने का काम करती हैं। यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम, यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम, ऐसे जैसे कि ये पृथ्वी थी, तो ऐसे करके है, ऐसे, तो क्या यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त यहाँ पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम हो जाती है। ध्रुवों पर क्या हो जाती है? 0 किमी हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है।
किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है बताइए। अक्षांश, प्रमुख यामोत्तर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, विषुवत रेखा। क्या होती है? अभी हम लोग पढ़ कर के आए हैं कि यामोत्तरों के बीच, यामोत्तरों द्वारा हम लोग किसी भी शहर या किसी भी देश की दूरी को पता कर सकते हैं। व्याख्या दोस्तों देखते हैं। देशांतरी यामोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य रेखाओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों में निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय मेधशाला स्थित है। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन तैयार हो गया। ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राजकीय मेधशाला स्थित है, ग्रीनविच में ही ब्रिटिश राजकीय मेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 देशांतर होता है तथा यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से हम 180 पूर्व और 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। अब कैसे करते हैं हम आपको बता दें। जैसे कि ये 0 डिग्री को मान लिया मानक, इसके बाद में ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम, ये पश्चिम हो गया। दोस्तों हमारे पास पेन नहीं है, अच्छा, इसलिए थोड़ा समझने की बस कोशिश करिए आप लोग। तो ये पूर्व की ओर अगर हम लोग ये लाइनें खींच देते हैं ऐसे करके, और ये पश्चिम की ओर लाइनें खींची हुई हैं, ठीक है, तो इनको 15-15 डिग्री के उसमें बांट देते हैं। ये इसको क्या करते हैं, 15 कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं, इसको 45 कर देते हैं, 60 कर देते हैं, 75 कर देते हैं, 90 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 360 डिग्री होते हैं और 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में 360 डिग्री चलता है, तो 1 घंटे में 24 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 से काटोगे, 6 चौक 24, 6 रंग 36, और 4 से फिर इसको काट दोगे, 4 एकम 4, 2 4 पंचे 20, यानी 15 डिग्री, इसीलिए इसको 15 डिग्री में बांट देते हैं। तो 1 घंटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 घंटा है। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 15 डिग्री होता है। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 15 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये याद रखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि 1 घंटा बराबर, अब बस इतना याद रखिए कि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री होता है। तो कभी कभी आपसे पूछ देते हैं कि बताइए कि 1 डिग्री कितने मिनट में बनेगा, तो बस इस 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और यहाँ 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 चक्कू 60, 4 मिनट बराबर कितना, 1 डिग्री। बस सिंपल सी बात है। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आए आप कर ले जाएंगे, कितना भी अक्षांश कितना भी देशांतर पूछा जाए आप बता देंगे। जैसे कि बता दिया जाए कि ये बताइए पूर्व की ओर 45 डिग्री चलने पर 0 डिग्री देशांतर से कितने घंटे आगे हैं, कितने घंटे हम लोग आगे हैं, तो 15 × 45 3 घंटे आगे हैं। इधर पश्चिम की ओर जाओगे तो माइनस करते चले जाना, इधर जाओगे तो प्लस करते चले जाइए, ठीक। बस प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलाकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। अगला दे रखा है, अगला बिंदु है 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। उपयुक्त कथनों की व्याख्या देखते हैं दोस्तों। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान से देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का प्रयोग करते हैं। 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं तथा 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कौन 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए कथनों एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ये कहता है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। पूर्व की ओर प्लस होता है तो आगे ही होगा, तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। बिल्कुल सही है पहला कथन। आर पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती,
ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कथन गलत दे रखा है। आइए देखते हैं क्या है। आंसर सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे ऐसे नहीं घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? देखा दोस्तों, अभी पीछे हम आपको समझा के आए हैं। अगर एक क्वेश्चन ऐसे ही हम कराते हुए चले जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि जो हम आगे पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने ये बुक पढ़ रखी है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अभी मिली है और हम तुमको पढ़ाने लगे। पृथ्वी को एक अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? कितना समय लगेगा 1 डिग्री घूमने में? 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 15 मिनट। 15 डिग्री घूमती थी 1 घंटे में, 1 आवर में, ठीक। अब 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट इधर कितना 15, 15 एकम 15, 1 डिग्री हो गया, 15 चक्कू 60, 4 मिनट हो गया। तो कितना लगेगा? 4 मिनट लगेगा। अभी पीछे आ करके आए हैं, ये इसका एक्सप्लेन दे रखा है, देख लीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगते हैं, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेंगे। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। बस जो लोग मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 10। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, देखा, वाह, 20 डिग्री पूर्व की ओर स्थित है, तथा ग्रीनविच और उस स्थान के समय के बीच कितना अंतर होगा? अब जो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जिन लोगों को मैथ आती है वो तो कर ही लेंगे, और जिनको नहीं आती है उनको हम बता रहे हैं तो उससे करेंगे। आप ये याद रखिए कि 1 डिग्री, अगर आपको गणित नहीं आती है तब भी 15 डिग्री के बराबर 15 डिग्री के बराबर 1 घंटा होता है। तो 15 यानी 1 घंटे से तो मामला ऊपर होगा, 1 घंटे से मामला ऊपर होगा। ये 2 ऑप्शन कट गए। अब 1 डिग्री बराबर कितना होता था? 4 मिनट। तो बचे कितने? 15 डिग्री अब हमारे पास हो चुके हैं। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा हो गया है, ठीक। अब बचे कितने हमारे पास? 5 डिग्री। 5 डिग्री बचे हैं। 5 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 5 डिग्री बराबर कितना? 20 मिनट। तो 1 घंटा और 20 मिनट समय पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव, प्लस होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लीजिए, 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट, 20 डिग्री देशांतर 20 गुणे 4, 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब कितना होता है? 1 घंटा 20 मिनट। अर्थात अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तब उस समय पर दोपहर के 1:20 समय हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के किस यामोत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है? मानक समय माना जाता है। मानक समय रेखा हमारे कहाँ? इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, उसी को मानते हैं। कितना? 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री। अच्छा ये बताइए, 82.5 डिग्री ये पा करके दे रखा है, ये पश्चिम दे रखे हैं, और ये कितना दे रखे हैं? पूर्व दे रखे हैं। तो हमारा भारत किस साइड है? पूर्व साइड। पूर्व साइड, पूर्व साइड है तो पूर्व साइड होगा ना, 82.5 डिग्री पूर्व। और ग्रीनविच जो ये 0 डिग्री है, इससे भारत कितनी दूरी आगे है जानते हो? 5.5 घंटा, 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। व्याख्या, भारत से गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा। क्या यही क्वेश्चन था? हाँ यही था। अच्छा, भारत के गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसीलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से ही गुजरती है। मिर्ज़ापुर जो है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर जो स्थान है, उससे नैनी एक गांव पड़ता है, वहाँ से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? आगे पीछे वाली तो बात खत्म है, क्योंकि पूर्व है, इसलिए ये 2 ऑप्शन कट गए। फिर अब आगे है, 82.5 डिग्री आगे है, तो 82.5 डिग्री का मतलब कितना हो गया?
लगभग मान के चलिए, हमने आपको बताया था कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 1 आवर्स, ठीक। तो 15 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 अपना 75, 75 हो रहा है, यानी 75 डिग्री के बराबर हम 5 घंटा पहुँच गए। 5 घंटा, और देखिए दोस्तों 5 घंटे पहुँच गए, 75। अब हमारे पास बची कितनी है, कितने डिग्री बचा है, 75 के बाद में बचा है 5 80 और 2 82, यानी कि 7.30, ठीक। 7.5 डिग्री हमारे पास मामला बचा हुआ है। तो एक में कितना होता है 14, एक में कितना होता है 4, तो 7 दूनी, देखिए कितना था दोस्तों, वो मिट गया है, फिर से देखते हैं। 82.5 डिग्री जो था, 75 हम लोग पहुंच गए थे, 75 में 5 घंटा हो गया था, 7.2, 1/2, 7.5 डिग्री बचा था, 7.5 1 डिग्री में कितना 4 मिनट, तो 7 चौक 28 हो गया। अब फिर आधा डिग्री में कितना 2 मिनट और 30 मिनट, ये हो गया, तो कितना 5.5 घंटे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.5 घंटा हो जाएगा। क्या ऑप्शन दे रखा है। आगे दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ। तो दोस्तों इसी में हम लोग ऐड कर देते हैं तीसरा वाला भी पॉइंट, पृथ्वी की गतियाँ। अगला तीसरा अध्याय था पृथ्वी की गतियाँ। पहला ऑप्शन दे रखा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर स्थित कक्षा में गति को परिक्रमण कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जो पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी घूर्णन 24 घंटे में करती है, अब पृथ्वी परिक्रमण कितनी देर में करती है, 1 साल में। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसे घूर्णन काल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, अतः दोनों कथन सत्य है। आगे दे रखा है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री दोस्तों, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। अब आप लोग बताइए कि जो प्रदीप्त वृत्त होता है ये किसे कहा जाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, चलो ठीक। दूसरा, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। जब तक आप चारों विकल्प ना पढ़ लें तब तक कोई भी आंसर मत लगाइए, क्योंकि पता नहीं है, ये बहुविकल्पी का जिसमें 4 ऑप्शन देकर के आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आपको पता नहीं है कि कौन सा आपको सही लग रहा था और वह हकीकत में कौन सा सही है। तो पहले चारों विकल्प को पढ़िए एक बार, उसके बाद ही आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि विकल्प जो ऑप्शन बी था ये सही लग रहा था, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही दूरी ज्ञात की जाती है ना। लेकिन यस, ये विकल्प इसमें कौन सा सही है, सी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन या रात को विभाजित करता है, दिन या रात को विभाजित करता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो पृथ्वी तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त की अब आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी। प्रदीप्त वृत्त वह वृत्त होता है जो, जैसे कि ये पृथ्वी है, इस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो इधर क्या होगा, अंधेरा छाया रहेगा, इधर रात रहेगी। जब सूर्य की किरणें इधर पड़ेंगी तो इधर अंधेरा छाया रहेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं के परिवर्तन का कारण है। ऋतुओं का परिवर्तन का क्या कारण है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। सूर्य की चारों ओर जब पृथ्वी घूर्णन करती है, ये सूर्य है, पृथ्वी यहाँ है, यहाँ जाती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है, ये पृथ्वी घूमती रहती है। इसी कारण दोस्तों क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और दिन रात का जो परिवर्तन होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। दिन रात जो होता है पृथ्वी पर अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है उसके कारण होता है। व्याख्या देखेंगे दोस्तों। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं बांटी गई हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर है 5। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। 21 जून को पृथ्वी की
का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इस क्षेत्रों में सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की यह अवस्था क्या कहलाती है? क्या कहलाती है यह अवस्था? उत्तरायण, दक्षिणायन, विषुवत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या कहलाती है? जब पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उत्तरायण कहलाएगी। जब दक्षिण में पड़ेंगी तो क्या कहलाएंगी? दक्षिणायन कहलाएगी। ठीक है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत में उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिण भाग में सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण। तो दोस्तों ये होता है, कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग क्रिसमस कब मनाते हैं, सर्दियों में कि गर्मियों में? तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों हम लोग सर्दियों के बजाय, अपने यहाँ क्रिसमस कब मनाया जाता है? सर्दियों में। तो ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है? गर्मियों में। वहाँ भयंकर गर्मी होती है, तब क्रिसमस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6। दक्षिणायन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिनों लंबी रातों वाली ऋतुएं होती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। किस मकर रेखा पर? 21 जून को दोस्तों क्या होता था? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती थी। जब दक्षिणायन होगा तब सीधे मकर रेखा पर पड़ेंगे। ऑप्शन इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही होंगे। क्या सही होंगे? सी ऑप्शन सही होना चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं व्याख्या। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में सूर्य की ओर झुका होने के कारण 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि पृथ्वी की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश फैल जाता है। इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनांत कहा जाता है। अतः कथन 1 कथन 2 सत्य है, जबकि कथन 3 असत्य है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी दे रखी है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। हमने आपको बताया था ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं? इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ है। बताइए, क्या कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका है? ध्रुव क्या कहते हैं? विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर कौन से सत्य हैं? इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत वृत्त पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। हाँ, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। कौन सा? 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों। आइए व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को पृथ्वी की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में दोस्तों कितने दिन होते हैं? 366 दिन हो जाते हैं, जबकि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। क्योंकि ये जो 6 घंटे 365 दिन जो पृथ्वी अपने परिक्रमण काल में लेती है, 365 दिन 6 घंटे, तो ये 6 घंटे मिलकर के प्रत्येक 3 वर्ष बाद 6 गुणे 4 होता है 24, तो प्रत्येक चौथे वर्ष, कौन सा? चौथे वर्ष लीप 24 घंटे का अंतराल हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक 4 वर्षों के बाद में लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष ज्ञात करने की सबसे बढ़िया ट्रिक है 4 से डिवाइड करके देख लो। जिस कैलेंडर में 4 से डिवाइड हो रहा है उसी में लीप वर्ष होगा। व्याख्या दोस्तों देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे समय छोड़ देते हैं। इसी कारण 4 वर्षों में 24 घंटे अर्थात 1 दिन का अंतराल आ जाता है। इस अतिरिक्त दिन का फरवरी में महीने में जोड़ा जाता है और इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन की हो जाती है। इसी प्रकार हर चौथे वर्ष 366 दिन होता है और इसे लीप वर्ष कहते हैं। अगला है अध्याय 4 मानचित्र। यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।